ये तो लो नहीं होना चाहिए। अभी 11th क्लास में तो एकदम सही चल रहा था। सर थोड़ी देर पहले भी सही चल रहा था सर। अच्छा ठीक है, देखते हैं, हो सकता है अभी इम्प्रूव हो थोड़ी देर में, क्योंकि सब कुछ तो ठीक ठाक है। अभी हुआ कुछ क्या? थोड़ा सा हुआ सर। अच्छा ठीक है, अभी हो जाएगा ये, हमको लगता है। देखिए A1 A2 A3 A4, A1 A2 A3 A4 so on AN are linearly dependent if K1 times A1, where K1 is a scalar, K2 times A2, K3 times A3, and so on, Kn times An is 0, and K1, K2, K3, so on Kn are not all 0. ठीक है, तो मतलब क्या है कि अगर उन वेक्टर्स में या गिवन वेक्टर्स में एक लीनियर रिलेशन एग्जिस्ट करता है और लीनियर रिलेशन में सारे कोफिशिएंट्स जीरो नहीं है, सारे कोफिशिएंट्स जीरो नहीं है, तो मतलब क्या हुआ कि एटलीस्ट दो वेक्टर के बीच में एक रिलेशन एग्जिस्ट करता है। सर आवाज बहुत स्लो नहीं आ हो रहा रहा है। है, बहुत स्लो हो रहा है। सर अभी सर हेडफोन लगाया इसीलिए कुछ सुनाई दिया सर। हेडफोन लगाने से सुनाई दे रहा है आपको? सर थोड़ा थोड़ा, क्योंकि सर बिना हेडफोन सर कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। अच्छा मैं भी देखता हूँ थोड़ा सा, हेडफोन ही देखता हूँ, कोई हेडफोन देना पड़ा होगा। सर आप माइक चेक कर लीजिए ना, स्पीकर नहीं सर। हाँ माइक तो सर सही आप, है। हेलो हाँ सर अब सही, अब सही हुआ। अभी सर नहीं फिर नो लो सर। हो गया, फिर लो हो गया सर। तो सर बीच में भी सही नहीं हुआ था। नहीं सही तो हो हेलो, गया। सर एक बार बंद करके फिर से स्टार्टिंग से लॉग इन चलिए कर ले। इसको निकाल के दूसरा लगा देते हैं, देखते हैं अभी क्या होता है। हेलो अभी आ रहा है? ये सर पहले से काफी बेटर है। अच्छा देखिए भाई कि एंड K1 K2 K3, सर फिर भी लो आ रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है। लो है अभी भी। अच्छा एक सेकंड रुकिए। हेलो
हेलो। यस सर, आ गया सर, आ गया। अच्छा ठीक है, तो K1, K2, K3, Kn are not all zero, then vectors are called linearly dependent. ये बात क्लियर है कि linearly dependent कब बोलेंगे? जब गिवन वेक्टर्स में एटलीस्ट दो में एक रिलेशन एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, गिवन वेक्टर्स में एटलीस्ट दो में रिलेशन एग्जिस्ट करता हो तो हम उसको बोलेंगे लिनियरली डिपेंडेंट वेक्टर। अच्छा, तो अब देखिए, अगर ये K1, K2, K3 सो ऑन Kn, K1, K2, K3 सो ऑन Kn, तो हम यहाँ पे लिखते हैं इफ K1, K2, या बल्कि ऐसा लिखा जाए बेटर होगा, इफ K1 इक्वल टू K2 इक्वल टू K3 इक्वल टू डॉट 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 इक्वल टू Kn इज 0। अगर सभी 0 हो गए तब वेक्टर्स को क्या बोलेंगे? लिनियरली इंडिपेंडेंट, मतलब कोई किसी पे डिपेंड नहीं करता है। तो डेफिनेशन समझ में आया? यस सर। Yes, sir. Then vectors are called linearly independent. तो अब कुछ आपसे पूछा जाए, आप बोलिए कि दो कोलिनियर वेक्टर लिनियरली डिपेंडेंट होंगे या इंडिपेंडेंट होंगे? दो कोलिनियर वेक्टर So Dependent. dependent. सर linearly dependent. yes, so two collinear vectors are linearly dependent. अच्छा, दो नॉन जीरो नॉन कोलिनियर Independent. independent. So two non-zero non-collinear vectors are linearly independent. अच्छा, थ्री कोप्लेनर वेक्टर डिपेंडेंट। डिपेंडेंट, बिल्कुल ठीक है। थ्री कोप्लेनर वेक्टर्स are linearly dependent and three non-coplanar vectors इंडिपेंडेंट। three non-zero non-coplanar vectors are सर हाँ सर दो जीरो वेक्टर्स को मतलब जिसका नल वेक्टर हो जो दोनों अगर हुए तो उन्हें क्या बोलेंगे? वो तो लिनियरली इंडिपेंडेंट है, वो तो कोई किसी पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब दो नॉन मतलब जो नल वेक्टर्स और लिनियरली इंडिपेंडेंट बोलेंगे हम उन्हें। हाँ, उनको तो बोलेंगे, लेकिन ऐसा कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं। ठीक है, तो उनको डिपेंडेंट भी बोल सकते हैं, इंडिपेंडेंट भी बोल सकते हैं, उसको कुछ बोला नहीं जा सकता भाई। उसको तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि ए वेक्टर इज 4 टाइम्स बी वेक्टर, दोनों ही हाँ जीरो है। सर। ठीक है, तो हाँ उनको सर। दोनों ही बोल सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यस। तो आगे देखिए, मोर देन 3 वेक्टर्स, ये क्या होंगे? डिपेंडेंट। हाँ, मोर देन 3 वेक्टर्स आर ऑलवेज लिनियरली नहीं डिपेंडेंट। ठीक है, 3 से ज्यादा वेक्टर हमेशा लिनियरली डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो 3 वेक्टर से एक प्लेट डिफाइन हो सकता है। ठीक है, तो अब अगर 3 से ज्यादा वेक्टर हैं तो चौथे वेक्टर को बाकी 3 के कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, और इसी बेसिस पे जो है स्पेस को
3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर आई जे के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया, उसको डिवाइड किया गया, ठीक है, 3 एक्सिस से, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और फिर बोला गया कि एनी वेक्टर कैन बी रिटन एज linear combination of 3 non-coplanar vector. Any vector can be written as linear combination of 3 non-coplanar vector. बात समझ में आया? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो 3 से ज्यादा वेक्टर जब भी होंगे वो हमेशा लिनियरली डिपेंडेंट होंगे, वो लिनियरली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। एटलीस्ट 2 वेक्टर में कोई ना कोई रिलेशन जरूर होगा। चेक कीजिए, यहां तक बात क्लियर है? ठीक है, सर लास्ट वाले का एग्जांपल देंगे? आईजेके एक अच्छा एग्जांपल है, आईजेके नॉन कोप्लेनर वेक्टर है, ठीक है। अब चौथा कोई भी आप लिख नहीं सकते हैं कि जिसका आईजेके से रिलेशन ना हो। ओके ओके, यस सर। ठीक है, सर मतलब लेकिन वो 4 अगर होंगे तो चारों के बीच तो रिलेशन नहीं होगा ना, कोई 2 के बीच में होगा लेकिन और 2 तो होंगे ही नहीं रिलेशन में। क्या बोला है कि सारे कोफिशिएंट्स 0 नहीं होने चाहिए, ठीक है सर ना? हाँ, तो सर तब भी सर आई कैप जे कैप के कैप से अलग अलग हुए, फिर एक और हो गया, मान लीजिए आई कैप जे प्लस समथिंग जे कैप प्लस समथिंग के कैप, वैसा नहीं होके अगर सिर्फ प्लस आई कैप के फॉर्म में वो आ गया तो वो तो सिर्फ आई कैप। बात सुनिए पहले। K1, K2, K3, Kn लिखा हुआ, ऐसा हो सकता है कि इस n कोफिशिएंट से n-2 0 हो जाए और केवल 2 में ही रिलेशन हो, तब भी हम कंप्लीट सिस्टम को बोलते हैं लीनियरली डिपेंडेंट। बात समझ में आया? केवल 2 में ही रिलेशन हो। अब जैसे मान लीजिए कि कोई बोलता है आई जे के एंड 2i, ये भी Yes, sir. लीनियरली डिपेंडेंट है। कैसे? कि फर्स्ट वेक्टर 2 टाइम्स फर्स्ट वेक्टर माइनस फोर्थ वेक्टर प्लस थर्ड वेक्टर प्लस सेकेंड वेक्टर इज 0 है या नहीं? जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा कि आई जे के और 2i ये 4 वेक्टर हैं। हाँ सर, इसका तो आई और आई सर सिर्फ आई के और 2 आई के से उसका रिलेशन है ना, लेकिन जे के हाँ और तो सुनिए ना भाई, तो इसको लिखेंगे ए वेक्टर प्लस 0 टाइम्स बी वेक्टर, ये इन डॉट नहीं टाइम्स है, 0 टाइम्स सी वेक्टर माइनस हाफ टाइम्स डी वेक्टर इज 0। अब यहाँ एक लीनियर रिलेशन एग्जिस्ट करता है। अगर इसका भी कोफिशिएंट 0 हो जाता, ये भी 0 हो जाता, तब हम बोलते कि ये लीनियरली क्या है? इंडिपेंडेंट। ठीक है, लेकिन जब तक सारे 0 नहीं हो जाएं, अगर 2 नॉन जीरो है, एक नॉन जीरो नहीं हो सकता, तो फिर सारे 0 हो जाएंगे। अगर सर तो फिर इसका मतलब अगर 2 लिनियरली जो डिपेंडेंट है, हम तो कुछ भी जोड़ देंगे उनके साथ। हाँ, कुछ भी आप जोड़ देंगे सिस्टम में, तो कोई भी आ सकता है। हाँ, तो एटलीस्ट इसमें से 2 में एक रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए बोला गया कि 3 से ज्यादा वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। बात समझ में आया? यस सर। भाई वर्स्ट क्या हो सकता है? वर्स्ट यही हो सकता है कि 3 वेक्टर नॉन कोप्लेनर हो। अगर मान लीजिए 3 कोप्लेनर हो गए तो उनमें रिलेशन तो ऐसे ही हो गया। हाँ सर। अगर 3 नॉन कोप्लेनर हो, देन फोर्थ कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर 3, और इसका बेस्ट एग्जांपल है आईजेके। ठीक है, यस सर, कि किसी भी वेक्टर को हम आईजेके के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर ले जाते हैं। तो अगर किसी को हम आईजेके के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर ले जाते हैं, तो 3 से ज्यादा वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट कभी भी नहीं हो सकते हैं। यस सर। हाँ सर। चलिए, तो इसमें इतना ही है, केवल डेफिनेशन याद रखना है और इसमें कुछ है नहीं। इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा नहीं बनते हैं।
क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे ही बनते हैं, एक आधा ही बनते हैं। तो एक क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है इफ वेक्टर ए क्वेश्चन है इफ वेक्टर ए I plus j plus k vector b four I plus 3j plus 4k and vector c I plus alpha j plus beta k are linearly dependent vector and mod c is root 3, then find alpha and beta. Then find alpha, बोस वाला हेडफोन देना। लगा दो, चार्ज होता रहेगा। हेलो, यस सर। हाँ, तो अब फाइंड अल्फा एंड बीटा। अब आपको अल्फा और बीटा निकालना है। तो लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर, देखिए अगर आपको तीन वेक्टर को बोला जा रहा है लीनियरली डिपेंडेंट, तो सीधा समझना है कि तीन वेक्टर अगर लीनियरली डिपेंडेंट हैं तो मतलब क्या है, कोप्लेनर जैसा हो गया, हुआ या नहीं? यस सर। तो तीन वेक्टर अगर लीनियरली डिपेंडेंट हैं तो सीधा सीधा समझना है कि कोप्लेनर है, और अगर ये कोप्लेनर है तो लगा दीजिए कोप्लेनरिटी का कंडीशन। सर दोनों का वैल्यू 1 है। हाँ, वैल्यू 1 है दोनों का हो सकता है भाई, दोनों का वैल्यू 1 हो जैसा कि आप बोल रहे हैं। तो देखिए सर अब ले- दोनों 1 हो जाएगा तो ए वेक्टर सी वेक्टर सेम हो जाएगा। सर नहीं, दोनों 1 नहीं होंगे। सर, एक मतलब बीटा +1 होगा, अल्फा -1 लेंगे, अल्फा स्क्वायर 1 आ रहा है तो। अच्छा, दो वेक्टर अगर सेम Yes, sir. हो गए, सुनिए सुनिए सुनिए, ये भी एक बात है कि दो वेक्टर अगर सेम हो गए तो क्या वो लीनियरली डिपेंडेंट नहीं होंगे क्या? बिल्कुल होंगे, ठीक है। यस सर। सर बीटा अल्फा 1 बीटा अल्फा प्लस माइनस 1। यस, ये करेक्ट है, अल्फा प्लस -1 बीटा 1, ठीक है।
अल्फा प्लस माइनस 1 बीटा 1। सर वो आप जो बताए सेम हो गया, उस सेम होने के बाद भी तो मतलब लीनियर डिपेंडेंट है। 100%, तो सर 100%। तो 100%। ये कोई पतंजलि का कहानी थोड़ी है। सर हाँ बोलिए। सर मेरे सर दो आंसर, मतलब बीटा 1 आया है वो गारंटी सर, लेकिन अल्फा का प्लस माइनस 1 आ रहा है हाँ तो यही सबका आ रहा है सर, लेकिन वो प्लस 1 भी Yes. लेंगे या माइनस 1 भी लेंगे दोनों करेक्ट है। सर? मतलब इसका दो सेट ऑफ आंसर्स होंगे। हाँ ओके सर। जिनको डाउट है वो लोग इधर देखें। 1 1 1 4 3 4 1 अल्फा बीटा इज 0, ऐसा आ रहा है। यस सर। अब एक और रिलेशन है, वो रिलेशन क्या है कि 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना है? 3। तो √3. √3 नहीं 3, ठीक है। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज, हाँ ठीक है, 2। तो अब आप इसको ओपन कर दीजिए, 3 बीटा माइनस 4 अल्फा माइनस 4 बीटा माइनस 4 प्लस 4 अल्फा माइनस 3 इज 0। यहां से बीटा क्या आ रहा है? बीटा या अल्फा क्या आ रहा है? 1. बीटा इज 1। तो बीटा अगर 1 आया तो अल्फा क्या अल्फा आएगा? प्लस प्लस माइनस 1। बात समझ में आया या डाउट है किसी को? चेक कीजिए, चेक कीजिए भाई, ठीक है। यस सर ठीक है। चलिए यस सर ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब क्या है कि बस उनमें एक लीनियर रिलेशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और लीनियर रिलेशन में आपको बता दिया कि K1 K2 Kn आर नॉट ऑल 0, मतलब एटलीस्ट 2 नॉन जीरो होने चाहिए, बाकी 0 भी हो गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आगे देखिए, ये जो पेंट में केमिकल मिलाया जाता है, स्वामी रामदेव वो केमिकल मिला रहे थे। सर धोखा दे रहे थे हमें, नेचुरल नेचुरल बोल के। नेचुरल बोल करके जो है, सोचिए कितना खतरनाक काम कर रहे हैं। पेंट में मिलाया जाता है वो अब मिला रहे हैं। सर इतना झूठ बोलते कि कॉन्स्टेंटली इनका आंख फड़कता रहता है। सर किसमें? हनी में? हाँ टीवी में क्या करते हैं ना, मतलब जो रेसलर लोग हैं उनके साथ कुश्ती करते हैं और स्टेज के पीछे उनको जाके बोलते हैं अच्छा 1 लाख ले लो, मेरे से हार जाओ, टीवी में दिखाऊंगा मैं कितना जवान हूं। रामदेव एकदम खुलेआम धोखा दे रहे हैं भाई। खुलेआम सर। हाँ मतलब पेंट में केमिकल मिलाया जाता है, उस केमिकल को आप जो है हनी में मिला के दे रहे हैं। कितना मने सीधा सर एकदम जहर। स्वदेशी चुनिए। हाँ स्वदेशी, ये स्वदेशी है, वो भी चाइनीज केमिकल है। सर मैंने कभी पतंजलि हनी खाया नहीं। पतंजलि हनी नहीं, पतंजलि का कुछ भी मत खाइए अगर ढंग से रहना है। सर मेरे को लगता है इनका सर नहीं सर, मैं सर पेस्ट यूज करता हूँ। नहीं कुछ सर भी। मेरे को लगता है चाइना को कोरोना वायरस मतलब रामदेव बाबा ने बना के पार्सल किया था सर। हो सकता है, चलिए। हो सकता है सर। स्केलर प्रोडक्ट पता चला घी में पेट्रोल है। अब कुछ भी भरोसा नहीं है। देखिए 2 वेक्टर्स, तो देखिए स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, ये
11th क्लास में फिजिक्स सर ने खूब कराया है आप लोगों को, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। तो देखिए क्या डिफाइन किया गया है कि अगर ए और बी दो वेक्टर है, ए और बी दो वेक्टर है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या डिफाइन किया गया है? If A and B are two vectors, then their dot product क्या था? AB cos theta. AB cos theta, yes. AB cos theta या AB, हाँ, mod A mod B cos theta। तो ऐसे ये हमने किया होगा लास्ट ईयर जब फिजिक्स क्लास हो रहा था। चलिए उसको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, है ना सर? हाँ बोलिए सर स्केलर प्रोडक्ट तीन अलग अलग वेक्टर का डायरेक्ट नहीं किया इसका? तीन अलग अलग वेक्टर का डायरेक्ट मतलब A डॉट B डॉट C। हाँ सर, ऐसा नहीं होता अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं होता था, ठीक है। ये सर ने किए नहीं थे तो मुझे लगा कि होता होगा सर। नहीं, ना हुआ और ना, मतलब मीनिंगलेस बात है ना कि अब जैसे A डॉट B तो एक स्केलर होगा, अब एक स्केलर का एक वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट लेंगे, मतलब बात कुछ हजम नहीं हो रहा ना। जैसे A डॉट, हाँ सर समझिए यस सर यस सर। वो पतंजलि हनी खाने जैसा हो जाएगा। तो देखिए नहीं सर मैं सिर्फ डाबर हनी खाया। डाबर में भी प्रॉब्लम है सर, हम नहीं खाऊंगा ना। देखिए ये वाला वेक्टर ये है और ये वेक्टर बी है मान लीजिए, और ये एंगल थीटा है, ठीक है। तो A डॉट बी क्या डिफाइन किया गया? A डॉट बी डिफाइन किया गया मॉड A मॉड B cos थीटा। ठीक है, मॉड A मॉड B cos थीटा। इतना बात समझते हैं या इसमें कुछ डाउट है? इसमें कुछ डाउट है तो बोलिए। नो सर। नो सर। अब आगे देखते हैं। तो यहां से ये तो पता चल रहा है कि I डॉट I इक्वल टू J डॉट J इक्वल टू K डॉट K is 1. Similarly, I dot J, J dot K, K dot I, ये सभी क्या होगा? जीरो। तो ये एक छोटा सा बात है जो क्लियर है अपने आप में ही। नंबर 2, कई बार ऐसा लिखा रहता है वेक्टर ए स्क्वायर, ठीक है। तो वेक्टर ए स्क्वायर का मीनिंग होता है ए डॉट ए, ठीक है। तो वेक्टर ए स्क्वायर अगर कहीं लिखा हुआ मिलेगा, जाहिर सी बात है मिलेगा ही मिलेगा, बहुत जगह लिखा मिलेगा। तो वेक्टर ए स्क्वायर का मतलब है ए डॉट ए। इतना बात क्लियर है? यस सर। अब अगर ऐसा लिखा हुआ है कि ए डॉट बी प्लस सी, ए डॉट बी प्लस सी, तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ऐसा लिख देते हैं बी प्लस सी माइनस डी, तो ये क्या हो जाएगा? ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी माइनस ए डॉट टी, ठीक है। तो इतना बात क्लियर है? तो इसको हम ऐसा ओपन कर सकते हैं। सर अंदर पहले सॉल्व करके नहीं कर सकते? वो भी कर सकते हैं, वैसा भी कर सकते हैं, मतलब हम आपको बता रहे हैं डॉट ऑपरेट कैसे करते हैं। ओ यस सर। अब अगर मान लीजिए कि ऐसा लिखा हुआ है कि मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर, इसका मीनिंग क्या है भाई? ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। तो मॉड ऑफ ए स्क्वायर भी अगर कहीं लिखा है, तो ये भी यहाँ पे भी लिख देता हूं, तो उसका भी मीनिंग हमको तुरंत समझ जाना है कि ये डॉट प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है। तो इसको क्या लिखते हैं? पहले तो आएगा ए डॉट ए,
ए डॉट ए को क्या लिख दें, मॉड ए स्क्वायर, बी डॉट बी को मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी। चेक करो, मॉड ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी। इतना बात क्लियर है? क्या डाउट है? Yes, sir. अब No, sir. अब अगर ऐसा लिखा हुआ है कि मॉड ए प्लस बी इज मॉड ए माइनस बी, कहीं कोई बोलता है कि भाई मॉड ए प्लस बी और मॉड ए माइनस बी इक्वल है, इसका मीनिंग क्या है? If A and B are sides of parallelogram, then A plus B and A minus B are diagonals of parallelogram. And if length of diagonals are same, इसका मीनिंग क्या है? Finish rectangle. हैं? कि A और B Rectangle. परपेंडिकुलर रेक्टेंगल होगा, तो इसका मीनिंग है A is perpendicular to B। बात समझ में आया? वेक्टर A is perpendicular to B। Yes, sir. अच्छा, अब अगर ऐसा कोई लिखता है, चलिए मान लीजिए कि मॉड ऑफ A प्लस बी इज मॉड A प्लस मॉड बी, इसका क्या मीनिंग है? पैरेलल। हाँ, इसका मतलब है कि A वेक्टर और B वेक्टर पैरेलल है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग। अब इतना तो हो गया कि सारे वेक्टर्स कैसे क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वो बात समझ में आ गया। दूसरा, क्या है कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, लाइक यही फिगर से हम देखते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी क्या होगा? A dot B by mod B। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी ये हो जाता है भाई कि A डॉट बी बाई मॉड ऑफ बी। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्शन का लेंथ कितना होगा, मॉड ए कॉस थीटा, यही तो होगा, मॉड ए कॉस थीटा। और मॉड ए कॉस थीटा को हम डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं कि A डॉट बी बाई मॉड ऑफ बी। ठीक है, तो प्रोजेक्शन कैसे याद रखना है कि दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे और जिस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं उस डायरेक्शन के मॉडुलस से डिवाइड कर देंगे। सो A डॉट बी बाई मॉड ऑफ बी। ये बात क्लियर है? यस सर। आगे देखेंगे हम कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए component of vector A in direction of vector B। वेक्टर ए का वेक्टर बी के डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा? देखिए, अब ये वाला अगर हम लिख देते हैं, सबका नेम दे देते हैं ओ ए बी, तो ओ बी लेंथ कितना है? अभी आपने बताया, या फिर A डॉट बी बाई मॉड ऑफ बी ऐसा बताया ना। ये ओ बी लेंथ है, तो कंपोनेंट ऑफ ए इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी क्या होगा? ओ बी वेक्टर। ओ बी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं? मॉड ऑफ ए कॉस थीटा इंटू बी कैप लिख सकते हैं नहीं भाई? ओ बी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा? बी कैप। सो मॉड ए कॉस थीटा बी कैप। तो अब अगर प्रोजेक्शन कंपोनेंट निकालना चाहते हैं, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, तो क्या मिला? ए डॉट बी बाई मॉड ऑफ बी माइनस ए कॉस थीटा इंटू बी कैप।
A डॉट बी बाई मॉड ऑफ बी 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 कैप। कैप। ये हो गया कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, अब अगर ऐसा लिखना चाहते हैं, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, वेक्टर बी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा भाई? देखिए, B minus A dot B by B cap। यस, तो मान लीजिए कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन हम बनाते हैं यहां पे, ये हुआ, तो आपका AC हो गया, सॉरी OC हो गया इस डायरेक्शन में। OC वेक्टर को क्या लिख सकते हैं? AB वेक्टर लिख सकते हैं या BA वेक्टर लिख सकते हैं। OC वेक्टर इज BA वेक्टर, और BA वेक्टर क्या होगा? वेक्टर A माइनस OB वेक्टर। BA वेक्टर इज वेक्टर A माइनस OB वेक्टर। OB वेक्टर। सो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ B क्या हो जाएगा? वेक्टर A माइनस A डॉट B बाई मॉड ऑफ B बी कैप। चेक कीजिए भाई, पहले इतना बात क्लियर है या नहीं क्लियर है, या कुछ डाउट हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है? अब बोलिए। क्लियर है सर ये लास्ट वाला थोड़ा और एक बार। देखिए, आप लॉ ऑफ पैरेललोग्राम तो जानते हैं, ठीक है? तो अब देखिए, या नहीं भी जानते हैं तो जान लीजिए इसमें क्या है। OA का इस डायरेक्शन में, बी वेक्टर के डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा? OB वेक्टर, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा? OC वेक्टर। OB वेक्टर हमने निकाला था, OB कितना था? मॉड A cos थीटा B कैप था या नहीं? यस सर। तो BA वेक्टर, BA वेक्टर को क्या लिख दें? OA वेक्टर माइनस OB वेक्टर लिख सकते हैं या नहीं? यस सर। यस सर। और BA ही कितना है? OC वेक्टर। OA वेक्टर इज A वेक्टर, और OB वेक्टर अभी यहाँ पे लिखा था, ये वाला। ओके सर, सब समझ आ गया। समझ गया? ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो डॉट प्रोडक्ट में और किसी को कोई कंफ्यूजन है और कोई पॉइंट है नहीं इसमें, बस इतना ही है, कुछ क्वेश्चन किया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन A plus B and A minus B find the angle between vector A plus B and vector A minus B if vector A is 2i minus j plus 3k and vector B is 3i plus j minus 2k। ठीक है, find the angle between vector A and vector B। सर पाई बाय 2। पाई बाय 2।
ठीक है, सर पाई बाय 2। पाई/2। अच्छा, आप उस दिन जो बता रहे थे कि लेसो से ब्लैंक स्पेस को भी डिलीट किया जा सकता है क्या? ब्लैंक स्पेस? जैसे मान लीजिए कि ये कंपोनेंट ऑफ ए इन डायरेक्शन ऑफ बी ऐसा लिखा हुआ है ना, और फाइंड द एंगल बिटवीन ए प्लस बी ए माइनस बी। अब अगर हम इसको डिलीट करेंगे तो ये पूरा लाइन डिलीट हो जाएगा। तो जो खाली स्पेस बच रहा है इसको ठीक ऊपर लाने के लिए इसको डिलीट किया जा सकता है क्या? जैसे जो बैक स्पेस से काम होता है वर्ड में, वो काम यहाँ हो सकता है। यस सर, यस सर। सर वो लैक्सो से सिलेक्ट करके उसको शिफ्ट कर देंगे। यस सर, ड्रैग कर देंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है, समझ गया मैं। तो सर पाई/2। पाई/2 ठीक है, सभी का आ रहा है? सर एक सेकंड। अच्छा, कॉपी भी होता है क्या इसमें एज इट इज? यस सर, हो जाता है। मतलब पीडीएफ नहीं बनाना, एज इट इज कॉपी करना है? ये सर वही लास्ट से सर करके उस पर राइट क्लिक कर दीजिएगा, जब वो बॉक्स बन जाए। किस पे सर लास्ट से सिलेक्ट करके राइट क्लिक करने पे हो जाता है। अच्छा, वो कॉपी करके कहीं और ले जाके पेस्ट कर सकते हैं? यस सर। मतलब दूसरे पेज में? यस सर। ठीक, पाई/2 सभी का आ रहा है या किसी को डाउट है? यस सर। ठीक है, चलिए आगे लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पाई/2 आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर xi minus j plus k, आंसर इसका आया पाई/2। इफ द प्रोजेक्शन ऑफ xi minus j plus k on the vector (2i minus j plus 5k is 1/√30, then find x. -5। -5 ना सर -5/2। -5/2, yes, -5/2। -5/2 करेक्ट है। -5/2। -5/2 yes sir। -5/2। इंडिया में जब टेस्ट हुआ था तो सारे ब्रांड पास थे, जब जर्मनी में टेस्ट हुआ तो सब फेल हुए। यस सर। इंडिया में सब पास। कुछ भी खिला दीजिए सर, क्या फर्क पड़ता है। हो गया, सुबह सुबह उठ के हनी खा रहा। -5/2। -5/2। किसी को डाउट है?
किसी को डाउट है भाई? नो सर। चलिए आगे सर बढ़ते हैं। और साल के बाद सर वो मुर्दा आदमी को भी जिंदा करने का सर मेडिसिन पे काम चल रहा है उनका, मतलब आ जाएगा। ठीक है, वही दवा सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर वेक्टर 2i plus 3j plus 6k along and perpendicular to vector along and perpendicular to vector 2i plus j plus 2k, 2i plus j plus 2k। प्रीवियस क्वेश्चन में किसी को डाउट है? पहले दोनों क्वेश्चन में है। सर हाँ बोलिए। सर मेरा आंसर तो √2 में आ रहा है। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी क्या हो गया? 2x प्लस 1, सुनिए भाई, 2x प्लस 1 प्लस 5 यस सर, डिवाइडेड बाई √25 प्लस 4 29 प्लस 1 30 √30। So 2x plus 1 plus 5 by √30 is 1 by √30। सर और x² + 2 का भी तो √2 होगा ना डिनोमिनेटर में। क्यों? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी क्या होता है? a डॉट b by mod of b। सॉरी सर, मैंने दोनों का मॉडुलस डिवाइड कर दिया। नहीं तब वो गलत हो जाएगा, तब वो एंगल दे देगा। यस सॉरी। चलिए आगे कीजिए। सर आंसर कैसा है? आंसर अच्छा है तो सर मतलब कैसा फॉर्म में था सर? मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में है सर? मतलब 2i plus j plus 2k तो कंफर्म ही है, पहला वाला along जो होगा तो 2i plus j plus 2k into 19/9। यस सर। और दूसरा वाला है 1/9 minus 20i plus 8j plus 16k। यस सर, दोनों आ रहे हैं। बाकी लोग भी कीजिए भाई। सर वही 19/9 आ गया तो सर थोड़ा लगा गलत हुआ है। नहीं ऐसा नहीं, आजकल तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी क्वेश्चन आने लगे हैं। यस वही तो कुछ भी संभव है। सर हाँ बोलिए। सर मैं चीज पूछा सर जो पहले के जैसे सर 40 इयर्स बुक में थे सर, पहले डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते थे बड़े बड़े 10 मार्क के। सर हमारा तो वो सब मतलब प्रैक्टिस नहीं होगा। प्रैक्टिस तो मैं करा ही दे रहा हूँ जितना जरूरत है, लेकिन वो आपको करना चाहे तो कर लीजिए, लेकिन प्रूव दैट करने का जरूरत नहीं है। सर नहीं वही बोल रहा हूँ सर, पहले जो पेपर देते थे उनका तो लॉन्ग आंसर प्रैक्टिस हो गया होगा उस अच्छे क्वेश्चंस का, लेकिन हमारा तो नहीं किया जा रहा है। नहीं आपका तो किया जा रहा है, केवल प्रूव दैट नहीं किया जा रहा, बाकी तो सारे सब्जेक्टिव कराए जा रहे हैं। तो प्रूव दैट करने से कोई फायदा भी नहीं है। कोई चीज प्रूव दैट करने को है तो उसको क्या कोई ऑब्जेक्टिव बना के देगा आपको? अगर ऑब्जेक्टिव बना दिया तो फिर प्रूव करने में उतना टाइम थोड़ा लगेगा, अगर किसी ने ऑब्जेक्टिव बना दिया। तो इसलिए उस टाइप के जो प्रूव दैट करने वाले बहुत पुराने क्वेश्चन, आप लास्ट 20 इयर्स का क्वेश्चन कीजिए ना, क्योंकि जो पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग करने में समझदारी है, टाइम बर्बाद करने में कोई समझदारी नहीं है। ठीक है? सब परपेंडिकुलर वाले का आंसर क्या है?
परपेंडिकुलर वाले का आंसर है 1/9 माइनस 20i प्लस 8j प्लस 16k। यस सर। यस सर। आ रहा है सभी का? तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अलोंग वाले का आंसर एक बार बोल देंगे? 19/9 2i प्लस j प्लस 2k। मैं लिख देता हूं एक बार। आंसर ये है 19/9 2i प्लस j प्लस 2k एंड परपेंडिकुलर वाले का आंसर है 1/9 माइनस 20i प्लस 8j प्लस 16k। यस सर। क्लियर है? यस सर। यस सर। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि A, B, C आर यूनिट वेक्टर्स। ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। A, B, C आर यूनिट वेक्टर्स फाइंड A dot B plus B dot C plus C dot A। A प्लस बी प्लस सी। सर बोलिए। सर वो तो 19/3 हो जाएगा ना, वो 1/3 वो सर। कौन सा? वो सब जो आंसर है पिछले वाले के, वो कंपोनेंट में 1/3 और 19/3 हो जाएगा ना? नहीं, आंसर तो ऐसे ही दिया। सब मॉडुलस ऑफ बी जो निकालेंगे वो तो 3 हो जाएगा ना? और एक और मॉडुलस आया होगा ना, A डॉट बी बाई मॉड बी और B कैप वेक्टर B बाई मॉड बी। सो A डॉट B कैप बाई मॉड बी स्क्वायर ना। ओके, यस सर, करेक्ट है। तो कितना हो जाएगा सर? 2 पाई। हाँ? नहीं सर, नहीं सर। पहला क्वेश्चन है फाइंड ये। दूसरा क्वेश्चन है सर -3/2। -3/2। अच्छा ठीक है। सर 3। 3 तो नहीं होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन में लिख लेते हैं। फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा करते हैं। a प्लस बी प्लस सी 0 दिया है, तो a प्लस बी प्लस सी का a प्लस बी प्लस सी के साथ डॉट प्रोडक्ट भी 0 होगा या नहीं? यस सर। यस सर। बस सर A प्लस बी प्लस सी 0 दिया है तो बताए नहीं थे। हाँ? सर वो तो बोला था मैंने बोला था ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स एंड a प्लस बी प्लस सी 0। ओके सर, ओके सर। सुना नहीं होगा आपने ध्यान से। थोड़ा 1 मिनट। हाँ 1 मिनट कर लीजिए, कर देंगे। सर -3/2। -3/2। चलिए अगर सुना नहीं आपने तो मैं यहाँ एक बार और लिख देता हूँ। a प्लस बी प्लस सी
सर माइनस 3 वेक्टर। तो अब निकाल दीजिए कितना आ रहा है, a डॉट बी प्लस बी डॉट सी -3 -3। अब सभी का आ रहा है, बोलिए। अब सभी का आंसर आ रहा है या नहीं? यस सर। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट को लिख सकते हैं a प्लस बी इक्वल टू -c, लिख सकते हैं नहीं? यस सर। अब इसी वेक्टर का इसी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए। तो मतलब अब क्या हुआ, ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना भाई कि a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू -c वेक्टर होल स्क्वायर। और वेक्टर का स्क्वायर का क्या मीनिंग है भाई? वेक्टर के स्क्वायर का मीनिंग है डॉट प्रोडक्ट, ठीक? तो डॉट a प्लस बी इक्वल टू -c डॉट -c। बात समझ में आया? तो इसको जब ओपन करोगे तो मॉड a स्क्वायर प्लस मॉड b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a डॉट b को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं मॉड a मॉड b cos थीटा है ना, इक्वल्स टू मॉड c स्क्वायर। ठीक है? अब थीटा कितना आ रहा है? 120 या कितना आ रहा है? यस सर, थीटा 120 सर माइनस हाफ। यस सर 120। ठीक है, तो बात समझ में आया? यस सर। आपको बताया भी गया होगा कि अगर इक्वल अमाउंट का फोर्स किसी बॉडी पे एक्ट कर रहा है, ठीक है, और रिजल्टेंट 0 है, तो फोर्सेस के बीच में एंगल क्या होगा? 120 डिग्री। ठीक है? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर बोलो। सर अगर वो जो यूनिट वेक्टर्स अगर नहीं दिया होता तब तो हम वो डॉट वाला इक्वल्स टू 0 नहीं कर पाते। क्यों? a प्लस बी प्लस सी 0 तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। a प्लस बी प्लस सी 0 का मतलब है कि ये ट्रायंगल के वेक्टर्स हैं। हाँ सर। ठीक है, जब भी ऐसा लिखेगा समझ जाना, तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि इससे एक ट्रायंगल बनता है, बस। सर और उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। अब ये तो समझना है कि a प्लस बी प्लस सी 0 है तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर भी 0 होगा। a प्लस बी माइनस सी भी लिख सकते हैं, a प्लस सी माइनस बी भी लिख सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा। सर मैं डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ सर, a प्लस बी मैं भी डॉट प्रोडक्ट का ही बात कर रहा हूँ कि ये सारा ही कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। बस ये है, ये सेटिस्फाई करेगा अगर ट्रायंगल बन रहा है, नो डाउट ये सेटिस्फाई करेगा अगर ट्रायंगल बन रहा है, ये सारे रिजल्ट चेंज हो जाएंगे। सर तो फिर a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 होने का ना होने का मतलब यहाँ क्या हुआ? मतलब a प्लस बी प्लस सी 0 होने, अरे क्यों मतलब नहीं है? हम बोलते हैं 3 यूनिट वेक्टर ऐसे हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, फाइंड a डॉट बी बी डॉट सी सी डॉट ए, तो क्या -3/2 आएगा? सवाल ही नहीं पैदा होता है सर, क्योंकि सर वो यूनिट वेक्टर्स हैं इसीलिए तो सर a प्लस बी प्लस सी डॉट a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 कर पा रहे हैं ना। नहीं 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 नहीं, a प्लस बी प्लस सी 0 क्वेश्चन में दिया हुआ है। a प्लस बी a b c आर यूनिट वेक्टर्स सच दैट a प्लस बी प्लस सी इज 0। ठीक है, अब हम यहाँ 3 यूनिट वेक्टर लिखते हैं, क्या इनका सम 0 है? सर नहीं, वो बात नहीं है। ये देखिए, ये 3 यूनिट वेक्टर हैं। हाँ सर। इनका सम 0 है, सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है सर मैं बस वही पूछा था कि a प्लस बी प्लस सी जो वेक्टर डॉट a प्लस बी प्लस सी, उसी का खुद का डॉट प्रोडक्ट तो 0 हुआ है सर, क्योंकि यूनिट क्योंकि वो 0 था। नहीं 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 नहीं, क्योंकि ये 0 था, ये गिवन था।
सर a प्लस सिर्फ बी, यूनिट वेक्टर भी तो कर सकते थे ना। खाली यूनिट वेक्टर होने से a प्लस बी प्लस सी 0 होगा, ऐसा क्यों? सर नहीं, डॉट प्रोडक्ट 0 क्यों उसके होगा? अपने सर खुद के साथ ही डॉट प्रोडक्ट ना। नहीं भाई, ये बात सही नहीं, ये बात गलत है। खुद का खुद से डॉट प्रोडक्ट तो कुछ भी हो सकता है। खुद का खुद से डॉट प्रोडक्ट 0 तभी होगा जब वो नल वेक्टर हो। खुद का खुद से डॉट प्रोडक्ट 0 तभी होगा जब वो नल वेक्टर हो, अदरवाइज 0 नहीं होगा। सोचने वाली बात है कि खुद का खुद से डॉट प्रोडक्ट का मतलब cos 0 तो 1 हो गया। अब मॉड a स्क्वायर, a का a से डॉट प्रोडक्ट 0 है, मतलब मॉड a 0। समझ रहे हैं बात को? हाँ सर। अब क्लियर है? हाँ सर। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ 5a plus 3b plus 4c is 1, then find minimum value of minimum value of a square plus b square plus c square। अब पहले समझ लीजिए, ठीक है? ये मत, ऐसे केस में इसको हम बहुत तरीके से, बाकी जो भी आप जानते हैं कहाँ से क्या सोचना है, क्या करना है, हम जो है AMGM लगाएं या क्या करें क्या ना करें, वो सब बात का बात है। हो सकता है आप बहुत तरीके से सॉल्व कर लें, लेकिन इसको वेक्टर डॉट प्रोडक्ट से कैसे करते हैं? हम यहाँ पे 2 वेक्टर लेते हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि हमको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। और अगर हम एक वेक्टर ऐसा एज्यूम करें कि ai प्लस bj प्लस ck, तो जिसका वैल्यू हमको निकालना है वो इस अल्फा वेक्टर का मॉडुलस है या नहीं है? और बीटा वेक्टर ऐसा लिया, बस इसी के कोएफिशिएंट्स को ब्रेक कर दिया कि 5i प्लस 3j प्लस 4k। ठीक है? तो अब हम क्या लिख सकते हैं कि दोनों के बीच में एंगल अगर थीटा है, देन cos थीटा इज अल्फा डॉट बीटा बाय मॉड अल्फा मॉड बीटा। मॉड अल्फा निकालना है, मॉड बीटा नोन है, अल्फा डॉट बीटा हमको पहले से मालूम है नहीं? सो cos थीटा क्या होगा? मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 1। बात क्लियर है? बल्कि बेटर होगा कि आप cos स्क्वायर थीटा लिख लेना, cos स्क्वायर थीटा लिख लेना, कोई टेंशन नहीं हो। सर तो हाँ बोलो सर, cos थीटा लेस देन और इक्वल टू 1 कैसे हो? गुड क्वेश्चन। cos थीटा हमेशा 1 से लेस होता है, ठीक है? यस सर। ये ठीक है। तो अल्फा डॉट बीटा क्या हुआ? 5a प्लस 3b प्लस 4c डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इंटू अंडर रूट 25 9 प्लस 60 होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1। ये वैल्यू कितना? 1। तो यहां से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या मिलेगा? सर ग्रेटर देन इक्वल टू 1/50। 1/50 रूट 50, अच्छा 50। ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू क्या मिला? 1/50। तो ऐसा भी हम सोच सकते हैं वेक्टर से, अगर कि मान लीजिए कि 2 नंबर्स का प्रोडक्ट यहाँ पे ऐसा दिया होगा और एक
एक वेरिएबल के स्क्वायर्स का सम पूछा होगा। ध्यान दीजिएगा, जो वेरिएबल यहाँ पे वेरिएबल या फिर जो पैरामीटर्स है, जो कांस्टेंट है उनको तो छोड़ दीजिए, जो दूसरे वैल्यूज हैं अगर उनके स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू पूछेगा तब हम डॉट प्रोडक्ट से प्रोसीड करेंगे। समझ में आया? यस सर। सर एक बार फिर से बोलेंगे? एक बार फिर से देखिए कि जैसे यहाँ पे एक रिलेशन दिया हुआ था, तो एक पार्ट तो पता था और दूसरा अननोन था, एबीसी अननोन था। अब यहाँ वेरिएबल भी हो सकते हैं, एक्स हो सकता है, एक्स क्यूब हो सकता है, एक्स स्क्वायर। अगर जो दूसरे कोफिशिएंट्स हैं, जो कांस्टेंट के कोफिशिएंट्स हैं, उनके स्क्वायर का सम पूछ रहा होगा, ध्यान दीजिएगा, उनके स्क्वायर का सम पूछ रहा होगा, तब हम डॉट प्रोडक्ट के बारे में सोचेंगे। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू निकालने का एक पहला तरीका एएमजीएम बताया था, दूसरा तरीका मैक्सिमा मिनिमा बताया था, और तीसरा तरीका एक ये डॉट प्रोडक्ट से भी हमको मिल गया। तो हमारे दिमाग में 3 तरीका स्ट्राइक करना चाहिए कि, लेकिन ये जो है ये तभी वर्क करेगा, हरदम वर्क नहीं करेगा, कि जब यहाँ पे जो सेकंड नंबर्स हैं या फर्स्ट जो भी आप समझिए, इनके स्क्वायर्स का सम का मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। तो बात ठीक है? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सर मतलब दूसरे नंबर का एक वेक्टर लेना है और पहले वाले नंबर्स का एक और वेक्टर लेना है। हाँ, पहले वाले नंबर्स का एक वेक्टर, दूसरे का एक वेक्टर लेकर के हम डॉट प्रोडक्ट के बारे में सोचेंगे। ठीक है? यस सर। तो इतना बात क्लियर है?